हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू EMCC एड्यू चैनल। सो ये बिजनेस स्टडीज के चैप्टर स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप की ये थर्ड वीडियो है एंड आई होप आपने पहली दो वीडियोस देख ली हैं एंड उनको रिवाइज भी करते जा रहे हो साथ साथ, बिकॉज ऐसा ना हो कि थर्ड देखने लग गए हैं लेकिन पिछली वाली जो है वो बिल्कुल भी याद ना हो। ठीक है, प्लस इसके नोट्स भी आप EMCC एड्यू ऐप पे जाकर डाउनलोड कर लेना प्लीज इसके नोट्स। ठीक है, एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड अभी हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, फर्स्ट 2 पार्ट्स में हम लोगों ने स्मॉल बिजनेस को अच्छे से देखा। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, सो फर्स्ट देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। बोले एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है यार? देखो पहले बहुत सिंपल सी एकदम साधारण भाषा में समझ लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब खुद का काम धंधा खोलना, खुद का बिजनेस करना, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, जैसे हम लोगों ने टर्म 1 में चैप्टर 1 में एक चीज देखी थी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं ये 3 तरह की होती थी, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। ठीक है, उसमें से बोले ये बिजनेस वाली एक्टिविटी इज एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, जब तुम खुद का बिजनेस कर रहे हो, यू आर सेटिंग अप योर ओन एंटरप्राइज, अपना बिजनेस खोल रहे हो। अपार्ट फ्रॉम डूइंग दिस, आप ना ही एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, मतलब किसी के यहां जाकर आप जॉब नहीं ले रहे हो। ठीक है, आप कोई डॉक्टर या टीचर, मतलब आप कोई प्रोफेशन नहीं है आपका। ठीक है, सो नो प्रोफेशन, नो एम्प्लॉयमेंट, बट योर ओन सेटअप, योर ओन एंटरप्राइज, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, so it refers to the process of setting up one's own business मतलब खुद का बिजनेस खोलना। as distinct means different, बोले different, this is different from pursuing employment एंड प्रैक्टिसिंग सम अदर प्रोफेशन। आप कोई प्रोफेशन नहीं किसी को फॉलो कर रहे, ना ही आप एम्प्लॉयमेंट ले रहे हो किसी ऑफिस में जाके या किसी कंपनी में जाके, आप अपना बिजनेस खोल रहे हो, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो एक इंसान बना हुआ है, ये अगर अपना खुद का एंटरप्राइज खोले, दैट इज, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। जो ये एंटरप्राइज खोला, ठीक है, द आउटकम ऑफ दिस प्रोसेस इज द एंटरप्राइज, लेकिन जिसने खोला उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसने ये प्रोसेस किया चालू उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, एंड जो इसका आउटकम निकल कर आया, रिजल्ट जो था, जो बिजनेस खुला, उसको बोलते हैं एंटरप्राइज। जैसे कि हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं, जैसे कि जेफ बीजोस। अब जेफ बीजोस ने देखा कि यार जैसे इनको ना बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, ठीक है, और इन्हें लेकिन एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी बार बार कि कभी जो बुक लेने गए हैं, डिफरेंट बुक स्टोर्स पे जाना पड़ रहा है पूछने के लिए कि यार ये आपके पास बुक है या आपके पास है, तो कभी मिलती थी कभी नहीं मिलती थी। सो ही थॉट कि यार ऐसा होना चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म हो, ऑनलाइन बंदा उस पे जाए और सर्च करे, सारी बुक्स एक जगह पे मिल जाए, जिसको जो लेना है वो ऑनलाइन परचेज कर सकता था वो बुक। सो जेफ बीजोस ने जो सोचा, ये पूरा प्रोसेस जो था, उसका आउटकम क्या निकला? अमेज़न। सो अमेज़न इज द एंटरप्राइज एंड हु इज द एंटरप्रेन्योर? जेफ बीजोस। ठीक है, सिमिलरली आप देख सकते हैं बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट उनका एंटरप्राइज। ठीक है, नीचे आप देख सकते हो इलॉन मस्क का, जैसे टेस्ला की आपने गाड़ी सुनी होगी, पंजाबी सॉन्ग्स में भी होता है टेस्ला। ठीक है, सो बोले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जैसे बात होती है टेस्ला की गाड़ियों की। सो वो पूरा प्रोसेस किसने सोचा कि टेस्ला एक एंटरप्राइज जो है उसको एस्टैब्लिश करना? द एंटरप्रेन्योर इज इलॉन मस्क। ठीक है, एंड ये बाकी सारी एग्जांपल्स थी एंटरप्रेन्योर्स की। आपका अगर मन करे यू कैन मतलब गूगल कर सकते हो, सबके बारे में पढ़ सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं सबकी। अब आगे हम लोग देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स। सो जैसे कि हमें पता है कोई भी टॉपिक होता है, पहले हम उसका मीनिंग देखते हैं, देन वी गो थ्रू दी फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या नीड एंड ऑल। तो जैसे कि मेरी एक हैबिट है कि कुछ भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसको एक डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट कर देना। आप लोग भी प्लीज वाइल राइटिंग दी आंसर्स, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्कस दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, सो वाइल मतलब बिफोर गिविंग दी स्ट्रेट आंसर, आप टीचर को, अपने एग्जामिनर को एक डायग्राम में बना के दिखा दो कि भाई सी आई नो ऑल दीज पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हैं जिनको मैं आगे अपनी आंसर शीट पे एक्सप्लेन करने वाली हूं या करने वाला हूं। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट इज सिस्टमैटिक एक्टिविटी, सेकंड लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी, थर्ड इज इनोवेशन, फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, एंड फिफ्थ इज रिस्क टेकिंग।
अब हम लोग डिटेल में देखते हैं सारी। फर्स्ट जैसे आप लोग देख सकते हो, इट इज सिस्टमेटिक एक्टिविटी। अब सिस्टमेटिक एक्टिविटी क्यों? बोले जो भी एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा प्रोसेस है, अब हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि कोई काम भी चलना है एकदम सिस्टम से चलेगा, एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा, प्रोसेस होगा, एक स्टेप बाय स्टेप हम उस चीज को फॉलो करेंगे, तभी जाके एक अच्छा एंटरप्राइज निकल कर आ पाएगा। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी नहीं सोचा कि यार माल, अगर लेट्स सपोज किसी ने टी शर्ट्स बनानी है, लेकिन सोचा तो होगा ना टी शर्ट के लिए जो कपड़ा आएगा कहाँ से लेंगे, ठीक है, कौन कौन से हम लोगों को टेलर्स को बिठाना पड़ेगा, मास्टर को बिठाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ से हम लोगों ने काज बटन और वो सब करवाना है। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बंदा सोचता है जब भी एंटरप्राइज ओपन करना है। सो इट्स अ सिस्टमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। फिर उसके बाद है स्टेप बाय स्टेप, इसमें चीजें होती हैं, प्लस पर्पस होता है, ठीक है। देयर इज अ पर्पस बिहाइंड एवरी बिजनेस। फर्स्ट तो मेन प्राइमरी मोटिव क्या होता है? इट इज प्रॉफिट, कि भाई प्रॉफिट कमाना है। सो दैट इज द पर्पस ऑफ द बिजनेस। आगे चल के हम लोग देखेंगे और कि नई नई एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे जिसमें और पर्पस हमारा क्लियर होगा। सो लेकिन अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट समझ में आया कि सिस्टमेटिक एक्टिविटी है, इट इज सिस्टमेटिक, स्टेप बाय स्टेप एंड अ पर्पसफुल एक्टिविटी। फिर उसके बाद अब इसके लिए क्या क्या चाहिए? बोले एंटरप्रेन्योर में क्या होना चाहिए? बोले स्किल्स होने चाहिए, ठीक है। स्किल मतलब कला आनी चाहिए, उनके कला होनी चाहिए उनके पास कि बिजनेस चलाना कैसे है। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं टेम्परामेंट। टेम्परामेंट का मतलब होता है माइंडसेट, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी संकी आदमी बिजनेस चलाएगा, नो। सो आपका माइंडसेट एकदम कूल माइंड हो, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, ठीक है। स्किल्स होने चाहिए, प्लस ऑब्वियसली नॉलेज, जिस आप फील्ड में जा रहे हो, एंटरप्राइज अपना ओपन करने लगे हो, आपके पास उस फील्ड की नॉलेज भी होनी चाहिए, प्लस यू शुड बी कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब बहुत अच्छे होने चाहिए आप उस फील्ड में, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये टेम्परामेंट, स्किल्स, देन नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी आती कैसे है? बोले दो तरीके हैं, या तो तुम बुक्स में पढ़ रहे हो, जैसे कि अभी आप लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, ये आपको जो पता चल रहा है दैट इज थ्रू फॉर्मल एजुकेशन कि अच्छा यार बिजनेस ऐसे खोलना है, ये चीजें हमें करनी पड़ेंगी। आगे एक हम लोग टॉपिक देखेंगे प्रोसेस, कि यार ये पूरा प्रोसेस क्या होता है। आपको या तो एजुकेशन से पता चलेगा, या फिर जैसे आपके पापा लोग अगर सपोज उनका बिजनेस है, आप ऑब्जर्व करते होगे उनकी शॉप पे जाके, फैक्ट्री पे जाके, ओ अच्छा काम ऐसा होता है, अच्छा पापा लोग यहाँ से माल खरीदते हैं, फिर ये हमारी पार्टीज लगी हुई है। सो वो क्या होता है जब आप चीजें ऑब्जर्व करते हो। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जर्वेशन की मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे कि एलॉन मस्क, अभी हम लोगों ने वो एंटरप्रेन्योर्स वाले पेज पे देखा था। सो एलॉन मस्क की ना जैसे हैबिट थी, वो अपने चाइल्डहुड में बहुत सारी रीडिंग की है, उन्होंने कॉमिक्स वगैरह बहुत रीड करते थे। तो उन्होंने कॉमिक को ऐसे ऑब्जर्व किया कि जो लोग थे ना, मतलब वो प्रोटेक्ट कर रहे थे अपनी चीजों को, ठीक है, कि मतलब प्रोटेक्टिंग दी पीपल फ्रॉम द इविल। जैसे अपन ने रामायण में देखा कि भाई राम जी जो थे वो प्रोटेक्ट कर रहे थे लोगों को फ्रॉम द इविल, दैट इज रावण। सिमिलरली एलॉन मस्क जो वो इतना ज्यादा वो इन्फ्लुएंस हुए कॉमिक से कि उनके, अब एलॉन मस्क का क्या, अभी उनका जो है अपना क्या कहते हैं स्पेस एक्स का क्या एम है कि मार्स पे लेके जाना पूरी सिविलाइजेशन को, ह्यूमन सिविलाइजेशन को मार्स पे सेटअप करना, ठीक है, या फिर अपने प्लैनेट अर्थ को बचाना कि यहाँ पे बहुत लोड हो गया भाई मार्स पे चलते हैं। सो ये क्या है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू नए नए आइडियाज जनरेट होते हैं। सो ठीक है, ये सारी कैसे आती है, फॉर्मल एजुकेशन से या वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज लेना उस चीज की, जैसे कि कोई इलेक्ट्रीशियन है वो प्रैक्टिकल नॉलेज लेता है, साथ में एज ए हेल्पर काम करता है, फिर धीरे धीरे वो अपना काम खोल लेते हैं। देन वर्क एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा अभी सेकंड जो फीचर है दैट इज लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। बोले ये जो बिजनेस एक्टिविटी है ये लॉफुल होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि गैर कानूनी हो, ठीक है, एंड पर्पसफुल हो। अब जैसे तो अभी ओसामा बिन लादेन बॉम्ब तो वो भी बनाते थे, लेकिन क्या उनका वो जो बिजनेस है, मतलब एंटरप्राइज अपन बोल रहे हैं, या जो बिजनेस, क्या वो ढंग का बिजनेस है, क्या वो पर्पसफुल है या लॉफुल है? नो, इट इज इलीगल कि बॉम्ब बनाओ और लोगों को उड़ाओ, नो दैट इज इलीगल, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, इट शुड बी लॉफुल, राइट। एंड जो पर्पस होना चाहिए, जो इंसान खुद अपना बिजनेस कर रहा है तो पर्सनली तो उसे प्रॉफिट होगा। सो इसके पर्पस में पर्सनल लेवल पे क्या है, प्रॉफिट इज द पर्पस, लेकिन सोसाइटी को क्या होता है, उससे ओवरऑल गेन होता है, जो जिसे हम लोग बोलते हैं सोशल गेन, ठीक है। जैसे नए नए हमें वैरायटी एंड चॉइस, ये सब सारी चीजें ऑफर होती हैं। सो दो हमने फीचर्स डिस्कस किए। फर्स्ट इज द सिस्टमेटिक एक्टिविटी, ये प्लीज सारे कीवर्ड्स को अपने आंसर में जरूर लिखना।
सेकेंड इज लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। मेन हेडिंग वाला कि लॉफुल बिजनेस होना चाहिए एंड पर्पस में दो बताए हमने कि पर्सनल लेवल पे प्रॉफिट है एंड सोसाइटी लेवल पे दी ओवरऑल सोशल गेन, राइट। अभी नेक्स्ट हम लोग जाएंगे दैट इज इनोवेशन। सो बोले जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसका जो मेन फीचर है नेक्स्ट दैट इज इनोवेशन। अब इनोवेट करना मतलब नई नई वैल्यू क्रिएट करना, कुछ नया करना। अब ये कुछ नया करना कुछ भी हो सकता है, नया प्रोडक्ट बनाना, नई मार्केट ढूंढना अपने प्रोडक्ट के लिए, चाहे तुम अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर लो उसको भी इनोवेशन बोलते हैं, प्रॉफिट इंक्रीज कर लो वो भी इनोवेशन होती है, ठीक है। सो ये इनोवेशन ये डिफरेंट वेज में होती है। सो फर्स्ट इज इनोवेशन मीन्स क्रिएशन ऑफ वैल्यू, कि व्हेन यू क्रिएट वैल्यू। देन फ्रॉम अब जो इनोवेशन है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनोवेशन मीन्स कॉस्ट सेविंग, ठीक है, रेवेन्यू इनहांस करना, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, न्यू मार्केट्स, न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ इनपुट्स, न्यू ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म। कि जैसे सपोज तुम पहले सोल प्रोप्राइटर थे, बहुत छोटे से तुमने एक बिगिनर्स लेवल था वो, लेकिन फिर तुमने पार्टनर्स ढूंढने शुरू किए कि भाई तुम्हें बिजनेस और बड़ा करना है, पार्टनरशिप पे आ गए, इतना बड़ा बिजनेस हो गया कि तुम्हें जॉइंट स्टॉक कंपनी की फॉर्म में बिजनेस खोलना पड़ा। सो दैट इज ऑल्सो इनोवेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट इज लीस्ट हार्म टू इन्वायरमेंट। बोले अगर तुम इस तरह से अपना बिजनेस चला रहे हो कि इन्वायरमेंट को कम से कम हार्म हो, दैट इज ऑल्सो इनोवेशन। जैसे कि हम लोग इलॉन मस्क की अभी हम लोगों ने बात की। सो इलॉन मस्क जैसे उनका बहुत जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या फायदा है कि भाई पॉल्यूशन नहीं होगा, देयर विल बी नो एयर पॉल्यूशन। सो एयर पॉल्यूशन की वजह से इन्वायरमेंट को जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से इन्वायरमेंट को बहुत कम हार्म पहुंचेगा, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो इनोवेशन। सो यू कैन मेंशन द एग्जांपल यहाँ पे इनोवेशन पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑफ टेस्ला। सो प्लीज अपने बिजनेस स्टडीज के पेपर को जितने एग्जाम्पल्स के थ्रू भर सकते हो उसको ट्राई टू इनकॉर्पोरेट एज मेनी एग्जाम्पल्स एज यू कैन। नेक्स्ट फोर्थ इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब पहले इस पॉइंट का मतलब समझो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि प्रोडक्शन के लिए हमें इनपुट्स चाहिए होते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड वी वेरी वेल नो कि वी हैव 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। बोले जब हम लोग लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर इन चारों फैक्टर्स को लोकेट करें कि भाई ये कहां पर हमें मिलेंगे, अवेलेबल हैं कि नहीं है, एंड देन हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, मतलब वो वेस्ट ना होते रहे, जितने हैं हमारे पास उनका अच्छे से हम लोग यूज करें, उसको बोलते हैं ऑप्टिमली यूटिलाइज करना सारे फैक्टर्स को। और यही हम लोगों ने यहाँ पे करना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप में या बिजनेस में क्या होता है, हमें सारे इनपुट्स को, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बहुत ऑप्टिमली यूज करना पड़ता है, ऑप्टिमली कंबाइन करना पड़ता है। सो देखो, नॉलेज अबाउट अवेलेबिलिटी प्लस लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बोले एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं है, प्लस तो लोकेशन। सो ये कीवर्ड्स हैं, अवेलेबिलिटी एंड लोकेशन। लेकिन किसकी, रिसोर्सेज की। वो क्या क्या हो सकते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एंड देन यू हैव टू ऑप्टिमली कंबाइन दीज रिसोर्सेज। सो ऑप्टिमली कंबाइन, ठीक है, ऑप्टिमली कंबाइन करोगे। एंड लेकिन ये सब चीजों के लिए जो बिजनेस पर्सन है, जो बिजनेसमैन है, जो ओनर है, उसको क्या चाहिए, बोले क्या आना चाहिए, नेगोशिएशन स्किल्स आने चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो बहुत महंगे महंगे डील्स कराए और उसके पास खुद के पास इतना हो ही ना। तो बोले नेगोशिएशन स्किल्स होनी चाहिए, जितना तुम अपना पैसा बचा सकते हो बचा लो एंड बेस्ट डील क्रैक करो, दैट इज नेगोशिएशन स्किल्स। सो कीवर्ड्स क्या है, अवेलेबिलिटी, लोकेशन, एंड देन उसके बाद हमें करना है ऑप्टिमली कंबाइन, एंड लास्ट इज दी नेगोशिएशन स्किल्स, राइट। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेंशन द एग्जांपल हियर। इनोवेशन में आप जौन सी मर्जी लिख सकते हो, जो भी आपके आसपास आपको न्यू, जैसे वेदांतु, बायजूस, कुछ भी आप एग्जांपल लिख सकते हो इनोवेशन के केस में, ओके। देन नेक्स्ट इज रिस्क टेकिंग। नाउ बोले एंटरप्रेन्योरशिप, ऑब्वियसली इसमें रिस्क तो है ही है, ऐसा तो है नहीं कि भाई सबसे सेफेस्ट है, बिकॉज जॉब में क्या है, तुम जॉब पे जा रहे हो 9 से 5 या लेट्स से 10 से 10 हो रही है तुम्हारी जॉब, लेकिन एक चीज की तो एश्योरिटी है ना कि भाई तुम्हें मंथ एंड पे या मंथ की बिगनिंग में सैलरी मिल जानी है, ठीक है। तुम्हारी जेब में या तुम्हारे अकाउंट में 30-40 हजार डलेगा ही डलेगा पक्का। लेकिन वही 30-40 हजार कमाने वाला आदमी अगर अपना बिजनेस खोल ले तो क्या बिजनेस की स्टार्टिंग में उसे पता
पता होगा कि भाई क्या वो उतने 30-40 हज़ार एटलीस्ट कमाएगा कि उतनी कमाई भी नहीं होगी। तो देयर इज नो एश्योर्ड पे ऑफ। नो एश्योर्ड पे ऑफ मतलब कि भाई तुम्हारे पास, हमारी जेब में अपनी बिजनेस की वजह से अब कितना आएगा पैसा, कितना नहीं, देयर इज नो गारंटी। ठीक है, जितना तुम्हें जॉब में मिलता था उतना मिलेगा कि उतना भी नहीं मिलेगा, वी डोंट नो, दिस इज द रिस्क। ठीक है, सो बोले यहाँ पे रिस्क टेकिंग, बोले करियर इन एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर्स टेकिंग हायर रिस्क। अगर तुम्हें करियर अपना बनाना है, बिजनेस अपना खुद का खोलना है, तो उस चीज में आपको बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। देयर इज नो एश्योर्ड पे ऑफ। ठीक है, एश्योर्ड मतलब गारंटीड, गारंटीड पे ऑफ नहीं होता, पता नहीं होता कितना आएगा कितना नहीं, कभी कभी ठप भी हो जाता है, कभी कभी बहुत अच्छे बिजनेस चल पड़ते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, बोले फॉर एग्जाम्पल दिस विमेन, तो इसलिए बहुत अच्छी जॉब करती थी किसी कंपनी में, लेकिन क्विट कर दी ये सोच के कि यार मैं अपना बिजनेस चलाऊंगी, लेकिन अब ये गारंटी नहीं है ना कि बिजनेस सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। सो दिस इज द एसोसिएटेड रिस्क। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग जाएंगे नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे। सो अगर हम लोग फटाफट से क्विक रिवीजन देखें, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या क्या था कि एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, फिर ये लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी होती है, इसमें इनोवेशन बहुत करना पड़ता है, फिर उसके बाद था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, एंड लास्ट हम लोगों ने क्या किया, रिस्क टेकिंग। राइट, ओके, अगला टॉपिक हमारा आता है नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। बोले एक कंट्री में या एक रीजन में इस एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत क्या है, करनी ही क्यों है ये एंटरप्रेन्योरशिप, जब रिस्क भी है, कितना कुछ इनोवेट करना पड़ेगा एंड ऑल। सो बोले बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? बोले सबसे पहले तो देखो, इट प्रोवाइड्स इनोवेशन। अगर एंटरप्रेन्योर्स निकल के नहीं आएंगे, जेफ बीजोस ना होता, आज हमारे पास अमेजॉन ना होता। ठीक है, अगर इलॉन मस्क ना होता, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में नहीं सोचता। ठीक है, तो हम लोग ऐसे डिफरेंट, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, आज माइक्रोसॉफ्ट आप सब लोग यूज कर रहे हो, विंडोज 10 विंडोज 11 अपडेट कर लिया होगा बहुत लोगों ने। तो उसमें क्या, वो क्यों पॉसिबल है? बिकॉज उसके पीछे बहुत तगड़े तगड़े इनोवेशन हुई हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी इनोवेशन की है। सो प्रोवाइड इनोवेशन। अगर इनोवेशन होगी, अब इनोवेशन के लिए तुम्हें प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, अब उसको अगर रियलिटी में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए लोग चाहिए होंगे, दैट मीन्स ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। सो इसमें आ गया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब तुम प्रोडक्ट बना रहे हो तो तुम्हें प्रॉफिट भी होगा, सो इंक्रीज्ड प्रॉफिट। अब तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है तो ओवरऑल इकोनॉमी भी तो ग्रो कर रही है, सो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। फिर उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं कि इन सारी चीजों से ना सोशल बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि एक हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। दैट मीन्स जो हमारी कंट्री है उसमें गरीबी कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कम हो रही है, दैट मीन्स सोशल बेनिफिट्स हो रहे हैं। सो कैन आई से ये पूरा का पूरा एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इट्स दी लाइफ लाइन ऑफ अ नेशन। ठीक है, सो इस वे से आपको ये याद करने हैं सारे के सारे अपने द नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज प्रोवाइड इनोवेशन। सो बोले कि अब इसमें क्या है कि जो नया बिजनेस आइडिया जनरेट करना होता है, कि एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत अच्छा फायदा है कि इसमें इनोवेशन होती रहती है कंटिन्यूस बेसिस पे। सो बोले न्यू बिजनेस आइडिया, वो अभी आइडिया ही होता है, लेकिन उसको एक्शन में कौन कन्वर्ट करता है, या रियलिटी में कैसे कन्वर्ट होता है? इट इज ओनली थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, आपकी इनोवेशन नया प्रोडक्ट भी हो सकता है, न्यू मार्केट भी हो सकती है, न्यू टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देखते हो कि उबर, ओला, इन सब कैब्स में जीपीएस लगा है। तो बोले इनोवेशन ही तो है। कभी आप लोगों ने भी सोचा था या किसी ने सोचा था कि हम लोग ट्रैक कर पाएंगे या पहले ऑनलाइन बुक कर पाएंगे अपनी टैक्सी, फिर हमें पता चलता रहेगा कि हमारा टैक्सी वाला कहाँ तक पहुंचा, फिर जब हम जैसे बैठ भी गए, कैब ले ली है, हमारी डेस्टिनेशन कितनी दूर है। तो ये सब इनोवेशन है कि यार जीपीएस वाली टेक्नोलॉजी, देन उसको टैक्सी वाले बिजनेस में उसको इंस्टॉल करना, एंड ड्राइवर्स को इक्विप करना उस टेक्नोलॉजी के साथ। सो दैट इज इनोवेशन। सो यू कैन मेंशन यहाँ पे जीपीएस बाय उबर, ओला। सो दिस इज दी इनोवेशन। ठीक है, तो प्लीज बार बार मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ, राइट एज मेनी एग्जाम्पल्स एज यू कैन। फिर नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स। अब खुद सोचो प्रॉफिट्स होंगे कि नहीं होंगे। ऑब्वियसली बोले अगर हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, उसकी ये भी जरूरत है कि वी नीड प्रॉफिट्स। एंड प्रॉफिट्स कैसे हो सकते हैं? बोले अगर कॉस्ट कम हो जाए, तो जितनी कॉस्ट जितनी तुम कॉस्ट कम करते रहोगे तो तुम्हारे प्रॉफिट्स इंक्रीज होते रहेंगे। प्लस अगर तुम
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करोगे रिसोर्सेज का, मतलब अगर तुम उन्हें वेस्ट ना जाने दो, जितने हैं उनका बेस्ट यूज करो, ठीक है। एंड देन अगर इंक्रीज एफिशिएंसी, ये बहुत अच्छे से काम हो रहा है। सो प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हो जाते हैं? कॉस्ट मिनिमाइज करके, दूसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड थर्ड इज इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। एंड प्रीवियस वाले में व्हाट वाज द की पॉइंट कि हमें आइडिया को किस में कन्वर्ट करना है? एक्शन में। एंड उसके लिए इनोवेशन, वो कुछ भी हो सकती है, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, न्यू टेक्नोलॉजी, वन एग्जांपल। एंड इंक्रीज प्रॉफिट्स में बस हमने ये 3 रीजंस बताने हैं, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स पे चलते हैं। इट इज ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। अब ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी कैसे? बोले जब प्रॉफिट्स हो रहे हैं, अगर एक एंटरप्राइज जो है वो ग्रो कर रहा है, सो ओवरऑल इकोनॉमी इज बाउंड टू ग्रो, ठीक है। तो बोले अब बिजनेस इन्वायरमेंट, आप लोगों ने सुना होगा कि जो एक बिजनेस है वो बहुत सारे इन्वायरमेंट से अफेक्ट होता है, चाहे वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है या लीगल इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो बोले बिजनेस इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं, अगर एक एंटरप्रेन्योर उन चेंजेस को अडेप्ट कर ले, मतलब सीख ले उन चेंजेस को एंड उसी में ढल जाए, तो इससे ना उसका तो बेनिफिट हो ही रहा है एंटरप्रेन्योर का, पूरी इकोनॉमी का भी होता है, ठीक है। अब जैसे रोबोट्स की बात करें, किसने नहीं सोचा था कि यार एक हमारी फैक्ट्री में या बिजनेस में रोबोट्स भी यूज हो सकते हैं, वो इंसानों की जगह काम कर सकते हैं। लेकिन उस टेक्नोलॉजी को एंटरप्रेन्योर्स ने अडॉप्ट किया एंड देन उससे किसको फायदा हो रहा है? एंटरप्रेन्योर्स, उनके एंटरप्राइज को भी हो रहा है खुद को, प्लस जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, ठीक है। सो चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट, सो बोले जो चेंजेस होते हैं, दीज एंटरप्रेन्योर्स अडेप्ट टू दीज चेंजेस, मतलब उसमें ढल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो अडेप्ट की जाती है। एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो बेनिफिट देती है एंटरप्राइज को तो देगी ही देगी, प्लस ओवरऑल इकोनॉमी को भी देगी। सो आपको 2 चीजें जरूर बतानी है कि एंटरप्राइज को भी देगी प्लस इकोनॉमी एज अ होल, राइट। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब जितने भी ये एंटरप्राइजेस होते हैं, इसका क्या फायदा है? बोले एक तो जिसने खोला एंटरप्राइज उसको काम मिला, ठीक है। जैसे कि जोमेटो की अगर हम लोग बात करें, तो जोमेटो के फाउंडर वो तो खुद एंगेज्ड हुआ ही हुआ उसमें, उस काम में, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। प्लस दूसरा क्या है, इट हेल्प्स इन जनरेटिंग वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जब तुम नौकरियां दे रहे हो लोगों को, ठीक है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कितने सारे जोमेटो के डिलीवरी बॉयज खड़े हैं। सो इन डिलीवरी बॉयज को बताओ जॉब मिली कि नहीं मिली? डेफिनेटली मिली। सो दैट इज वेज एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ देयर इज वेज एम्प्लॉयमेंट, राइट। सो अगर एंटरप्राइज ग्रो कर रहा है, दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी, ठीक है। सो 2 बाइफर्केशंस आप बताओगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट, एंड अगर एंटरप्राइज ग्रो कर रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी डेफिनेटली ग्रो करेगी। एंड एम्प्लॉयमेंट में यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ जोमेटो, स्विगी, ठीक है। अब इन सबके जितने भी डिलीवरी बॉयज हैं, ठीक है, प्लस गर्ल्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। सो यू कैन मेंशन ऑल दीज अपना डिलीवरी बॉयज एंड डिलीवरी गर्ल्स, राइट। ओके, अब नेक्स्ट पर आते हैं, दैट इज सोशल बेनिफिट्स। अब बोले क्योंकि हम लोग जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं ये रिसोर्सेज को यूज करते हैं, और ये रिसोर्सेज कौन देता है? सोसाइटी ही तो प्रोवाइड कर रही है ना ये सारे रिसोर्सेज। एंड अगर जब ये एंटरप्रेन्योर्स इन सारे रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करे तो इससे किसका फायदा होता है? सोसाइटी का ही फायदा होता है, ठीक है। तो जैसे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इससे क्या होगा? इट सेव्स दी स्कार्स, मतलब जो शॉर्टेज है जिन रिसोर्सेज की, इट सेव्स स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ दी सोसाइटी, ठीक है। एंड उसके तो एक तो इन्होंने ये बेनिफिट दिया। सो हम लोग बेसिकली ना इसमें क्या बेनिफिट की बात करने वाले हैं, बेसिकली 3, कि भाई अगर एंटरप्रेन्योर जो है वो रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करे तो रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होगी। दिस इज द फर्स्ट। सेकंड क्या है, बोले अगर एक एंटरप्राइज किसी बैकवर्ड एरिया में लगे, फॉर एग्जांपल किसी गांव में लग रहा है, पहले गांव में क्या था, सिर्फ और सिर्फ लोग खेती बाड़ी करते थे, पर हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में भी देखा कि बिकॉज ऑफ एमएसएमईज जो रूरल जो था इकोनॉमी वो वाइब्रेंट होना स्टार्ट हुआ, वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे रिस्ट्रिक्ट ना रह के डिफरेंट वेंचर्स उस वहां पे खुलने लगे। सिमिलरली यहाँ पे बोले बैकवर्ड रीजन में अगर इस्टेब्लिश होता है तो वो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट का फायदा मिलता है। सो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, सो सेकेंड वन। थर्ड इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अगर अडॉप्ट हो रही है तो उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत इंक्रीज हो जाता है। सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग,
ठीक है। सो क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विल सेव द स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। सेकंड हम लोगों ने जो बात करनी है दैट इज योर अपना बैकवर्ड एरियाज में बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, एंड थर्ड इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गेट्स इम्प्रूव्ड, राइट। प्लस एक चीज और बोले, अगर लो कॉस्ट पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स, सो लो कॉस्ट पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लो कॉस्ट के साथ साथ द क्वालिटी इज ऑल्सो गुड, सो दैट इज द बेनिफिट विच वन गेट्स, ठीक है, एंड दैट इज द सोसाइटी के पूरे बेनिफिट्स। देन लास्ट हमारा इसमें आता है कि यार इन सब बेनिफिट्स की वजह से जो एंटरप्रेन्योरशिप दे रहा है हमारी कंट्री को, सो कैन आई से दैट इट्स द लाइफ लाइन ऑफ अ नेशन, ठीक है। बोले क्यों, बिकॉज अगर एंटरप्राइजेस आते रहेंगे, मोर एंटरप्राइजेस मीन्स मोर ट्रेड, मतलब ज्यादा काम धंधा होगा, ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग होगी, ज्यादा ट्रेड होगा, मतलब डेवलपमेंट भी ज्यादा होगी, जीडीपी हमारी कंट्री की बहुत बढ़ेगी। तभी तो हम लोग बार बार कहते रहते हैं ना यार कनेडा जाना है, कनेडा, सब पंजाबियों के होता है कनेडा कनेडा, वाई, बिकॉज वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। पर वो डेवलप्ड क्यों हैं, बिकॉज वहां पे ट्रेड ज्यादा है, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा है। सो यूएसए, यूके, चाइना, आप इन सारी कंट्रीज को बोल सकते हो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं। एंड डेवलपमेंट कैसे आती है, अगर एंटरप्राइजेस होंगे, ट्रेड ज्यादा होगा, ठीक है। सो ये हमारा जो टॉपिक था दैट वाज नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। सो फटाफट से क्विक रिवीजन, इनोवेशन देते हैं उसके लिए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट आएगी तो प्रॉफिट ज्यादा होंगे, प्रॉफिट ज्यादा होंगे, ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करेगी, इससे सोशल बेनिफिट्स हो रहे हैं, सो जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं इट्स दी लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कि भाई पूरा प्रोसेस, ये एक बिजनेस सेटअप होता कैसे है, ठीक है। पूरी स्टेजेस हम लोग इसमें देखेंगे। फर्स्ट इज सेल्फ डिस्कवरी, सेकंड आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, थर्ड जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज, फोर्थ इज प्लानिंग, फिफ्थ रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल, देन इवेंचुअली आपका स्टार्टअप ओपन होगा यहाँ पे, देन वो ग्रो करेगा, एंड देन देयर इज हार्वेस्ट, ठीक है। इन सबको डिटेल में देखते हैं आगे वाली स्लाइड्स में। प्लीज आप लोग भी ऐसा कुछ फ्लो चार्ट बना सकते हो, ऐसा ना हो कि सीधा बस लिखना शुरू कर दिया स्टेज बाय स्टेज। एक बार टीचर को बता दो कि भाई ऐसा प्रोसेस है, यू कैन मेक द फ्लो चार्ट लाइक दिस, ओके। सो फर्स्ट देखो सेल्फ डिस्कवरी। अब सेल्फ डिस्कवरी में क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो खुद के स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस, तो बोले स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को असेस करता है कि क्या क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं। स्वॉट एनालिसिस सुना होगा आपने, ठीक है, जिसमें कि स्ट्रेंथ्स, वीकनेस जो है, देन अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, इसको एक बंदा मतलब पेन डाउन कर लेना कहीं पे, दैट इज स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। तो ये सारी चीजें किसमें होती हैं, सेल्फ डिस्कवरी में। खुद की, सेल्फ मीन्स खुद की डिस्कवरी करना कि तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेस है। जैसे कि अगर हम लोग बात कर ले ओयो के जो फाउंडर हैं रितेश अग्रवाल, ठीक है। अब जैसे वो ऑलरेडी होटल बिजनेस जो इंडस्ट्री है, होटल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, उसमें वो ऑलरेडी उसमें जुड़े हुए थे, मतलब ही वॉज वेरी क्लोज टू दैट इंडस्ट्री, दैट मीन्स उनका वो इंटरेस्ट एरिया भी था, ठीक है। तो अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस फाइंड आउट करना, दैट इज दी सेल्फ डिस्कवरी। और देन अदर एग्जाम्पल कैन बी बायजूस के जो फाउंडर थे रविंद्रन बायजूस, तो उनका क्या था स्ट्रेंथ, दैट वाज टीचिंग, तो ही वाज आल्सो इनटू टीचिंग, एंड आज देख लो बायजूस कहाँ से कहाँ पे आ गया, राइट। सो यहाँ पे हम लोग सेल्फ डिस्कवरी की बात की। सो उसमें क्या, यू हैव टू असेस स्ट्रेंथ, वीकनेस, वर्क एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्ट एरिया। सेकेंड इज आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। अब इसमें क्या होता है, तुमने अपना इंटरेस्ट तो देख लिया, लेकिन नेक्स्ट स्टेप इज वो एंटरप्रेन्योर अब ट्राई करेगा कि भाई वो फाइंड आउट करे सोसाइटी में लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या जरूरत है सोसाइटी में, किस चीज की जरूरत है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द नीड, द वांट और द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें ओयो की ही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं कि जो रितेश अग्रवाल थे उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया कि जो बड़े बड़े होटल्स हैं तो ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड दैट, लेकिन जो बहुत जैसे कि छोटे लेवल पे होटल्स हो गए तो उन सब का कुछ ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं था, ना ही उनकी ऑनलाइन बुकिंग वगैरह कुछ पॉसिबल थी, और प्लस लोगों के मन में भी डर होता था पता नहीं यार होटल कैसा होगा, अच्छी फैसिलिटीज होंगी कि नहीं होंगी। सो इसलिए अब उन्होंने क्या किया, वो आगे वाले इसमें देखेंगे स्टेप पे, लेकिन एक प्रॉब्लम जरूर आइडेंटिफाई कर ली कि जो होटल्स थे जो कि सारे ऑनलाइन नहीं थे, या जो बहुत बड़ी ब्रांड या मतलब ब्रांड नहीं थे, या बहुत बड़ी उनकी चेन्स नहीं थी, तो वो छोटे होटल्स की उन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया।
थर्ड में क्या आएगा, नाउ ही विल, दैट एंटरप्रेन्योर, ही और शी विल ट्राई टू जनरेट एंड इवेल्युएट द आइडियाज, दैट मीन्स डेवलप न्यू आइडियाज टू ओवरकम द प्रॉब्लम। यहां पे क्या फाइंड करना था, नीड, वांट या प्रॉब्लम, और इस स्टेज में क्या करेंगे, यहाँ पे भी ओयो की ही एग्जांपल थी। सो न्यू आइडियाज को हम लोगों ने डेवलप करना है टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। एंड प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या होता है, खुद से बात करनी पड़ती है, पेरेंट्स से बात करनी पड़ती है, रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स से, हम लोग बहुत लोगों से ऐसे बात करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, डिस्कशन करेंगे, सो दैट हम उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर पाए। जैसे कि रितेश अग्रवाल ने फिर क्या उसका सॉल्यूशन ढूंढा, यार क्यों ना इन सारे जो छोटे होटल्स हैं जो लेस ब्रांडेड हैं, तो उनको हम लोग क्या कर दें, एक जगह पे एक इनको ओयो ब्रांड दे दें, ठीक है, ये एक ही ब्रांड के अंदर आ जाए, दैट इज ओयो, ठीक है, ऑनलाइन प्रेजेंस आ जाए उनकी, प्लस वो मेक श्योर करे कि सब में स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हों, सब कुछ चीजें स्टैंडर्ड हो जाएं, कि जैसे कि यार वाइट टाल्स होने चाहिए, ये सारी टॉयलेटरीज उसमें यूज होनी चाहिए। सो इन सब चीजों को क्या किया उन्होंने, स्ट्रीमलाइन कर दिया। सो दिस वाज द आइडिया। देन उसको इवेल्युएट करना, मतलब ये कितना सही है कितना नहीं, व्हाट आर द मेरिट्स, व्हाट आर इट्स डीमेरिट्स, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, अपना स्वॉट एनालिसिस, यहाँ पे क्या था, फाइंड आउट द प्रॉब्लम, जनरेटिंग वाले में क्या है, ओवरकम द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को टैकल करना। अब नेक्स्ट विल बी प्लानिंग, ठीक है। अब प्लानिंग में क्या होगा कि वंस यू हैव डेवलप द आइडियाज, अब आप ट्राई करोगे कि आप अच्छे से रिसर्च करोगे, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओगे। सो द कीवर्ड्स आर रिसर्च एंड स्ट्रैटेजी बनाना प्रॉपर, कि अब आपका बिजनेस अल्टीमेटली कैसे आप स्टार्टअप करोगे। सो नेक्स्ट अब आ जाता है रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल। अब तुम्हारा सब कुछ, तुमने प्लानिंग कर ली, रिसर्च कर ली, तुमने स्ट्रैटेजी बना ली कि नहीं ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है, इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्या चाहिए, पैसा। जब तक पैसा हाथ में नहीं होगा, कैपिटल नहीं होगी, यू कैन नॉट स्टार्ट द बिजनेस, राइट। एंड जो स्टार्टअप है उनके पास ऐसा मतलब वो होता है कि यार अपना पैसा खुद का बहुत कम होता है, ठीक है। सो हमें जो कैपिटल है वो चाहिए होती है, वी रेज द कैपिटल, ठीक है। वो इंटरनल सोर्स भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस टू स्टार्ट द कैपिटल, अपना स्टार्टअप, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यूजुअली स्टार्टअप्स में जो ओनर होता है वो ट्राई करता है कि वो किसको अट्रैक्ट कर सके, एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट को। अब एंजल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, अभी के लिए ऐसा समझ लो कि ये लोग पैसा लगाते हैं किसी के स्टार्टअप में, डिटेल में अगले ही टॉपिक में करने वाले हैं, ठीक है। देन तो इसलिए यहाँ पे लिखा है दैट दे ट्राई टू अट्रैक्ट वेंचर कैपिटलिस्ट, या फिर पार्टनर ढूंढ लेते हैं, ठीक है, जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं जिनका सेम यही बिजनेस गोल है, तो उनको वो ढूंढेंगे कि चल आ जा यार साथ में बिजनेस करते हैं। कि जैसे कॉलेज में फ्रेंड्स थे और दोनों का मन है कि खुद का कोई स्टार्टअप लॉन्च करना है, दैट मीन्स पार्टनर कर रहे हो, तो उसकी भी कैपिटल आ जाएगी, तुम्हारी खुद की भी होगी। एंड देन लास्ट इज स्टार्टअप। अच्छा, एक एग्जांपल एक यहाँ पे रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल में, जैसे कि ना एक वेंचर कैपिटल है सॉफ्ट बैंक। सो ये वेंचर कैपिटलिस्ट है सॉफ्ट बैंक, जैसे पेटीएम में बहुत सारा इसने इन्वेस्ट किया था, कि बिफोर पेटीएम एक एज अ स्टार्टअप आया तो उसमें पैसा किसने लगाया था, सॉफ्ट बैंक ने पैसा लगाया था, दैट इज रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल। देन उसके बाद आता है स्टार्टअप। अब इसमें क्या है, फाइनली यू लॉन्च द एंटरप्राइज, पैसा आ गया, पहले तुमने प्लानिंग कर ली, पैसा आया, नाउ यू लॉन्च द एंटरप्राइज। जब आपने लॉन्च कर दिया, अब आप क्या करोगे, धीरे धीरे अपने बहुत सारे कस्टमर्स बनाना स्टार्ट करोगे। सो डेवलप मोर कस्टमर्स। देन उसमें क्या है, वही बोले बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस होते रहते हैं, सो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करते रहो, अपने एंटरप्राइज में चेंजेस करते रहो एज पर दी इन्वायरमेंट। सो अभी 6 स्टेजेस देखिए, 2 रहते हैं आगे, फटाफट से पहले 6 कौन से हैं, सेल्फ डिस्कवरी की, फिर यू आइडेंटिफाइड दी अपॉर्चुनिटी, देन जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज, प्लानिंग किया, पैसा उठाया एंड स्टार्टअप। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ग्रोथ। बोले अब स्टार्टअप तुमने लॉन्च कर दिया था पिछली स्टेज में, नए कस्टमर्स भी ऐड कर लिए थे, नाउ अब ग्रोथ होगी, मतलब तुम्हारा बिजनेस बहुत एक्सपैंड करेगा। फॉर एग्जांपल जोमेटो, यहाँ पे देखो बोले 300 सिटीज, ऑलरेडी 300 सिटीज में जोमेटो है एंड स्टिल काउंटिंग, मतलब 300 प्लस सिटीज में जोमेटो काम कर रहा है, ठीक है। जब जोमेटो आया था तब कहाँ पे था, यूजुअली स्टार्टअप्स जो होते हैं ना वो टियर 1 सिटीज में होते हैं, वहां पे ऑपरेट करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, बड़े बड़े शहरों में होते हैं, लेकिन आज जोमेटो 300 प्लस सिटीज में है, दैट मीन्स ग्रोथ। They try to expand and grow the enterprise. So expand and grow, the keywords. Last is harvest.
अब हार्वेस्ट में क्या है, बोले जो भी अब ये स्टार्टअप है, एंटरप्रेन्योर्स जब अपने एग्जिस्टिंग स्टार्टअप को बेच दें, ठीक है, एंड एक नया जो है वो अपना नया जो वेंचर है उसको स्टार्ट कर ले, नया एंटरप्राइज स्टार्ट करे, बट एग्जिस्टिंग वाले को बेचना, उसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिंत्रा है, मिंत्रा को किसने खरीद लिया, फ्लिपकार्ट ने खरीद लिया। उबर ईट्स को किसने खरीद लिया, ये उबर ईट्स, जोमैटो ने खरीद लिया इसको, ठीक है। दैट मीन्स उबर ईट्स अब स्टार्टअप नहीं रहा, बिकॉज किसने खरीद लिया उसको, जोमैटो ने खरीद लिया। दैट मीन्स हार्वेस्ट हो गया कौन, उबर ईट्स, ठीक है। सो इट मीन्स सेलिंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड। मतलब ऑब्वियसली ना, तुम अपना बिजनेस बेच देते हो तो तुम्हें कैपिटल गेन होता है, राइट, एंड देन स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर, और आप फिर अपना न्यू एंटरप्राइज स्टार्ट कर लो। सो ये हमारे टोटल 8 स्टेजेस थे इन द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो ये फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सेल्फ डिस्कवरी, दैट मीन्स कीवर्ड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस वाला, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज में प्रॉब्लम तुम आइडेंटिफाई करते थे, इसमें ओवरकम द प्रॉब्लम, प्लानिंग में स्ट्रैटेजी एंड रिसर्च, रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल, वेंचर कैपिटल या फिर पार्टनर्स, एंड देन स्टार्टअप में यू लॉन्च द बिजनेस, फिर उसके बाद ग्रोथ में यू एक्सपैंड, एंड हार्वेस्ट में यू सेल द एग्जिस्टिंग बिजनेस। एंड इन ऑल दी स्टेजेस यू कैन डिस्कस अबाउट ओयो, ठीक है। ओयो का आप सब ये प्रॉब्लम जो भी हम लोगों ने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स, रितेश अग्रवाल, इट इज द फाउंडर ऑफ ओयो इज रितेश अग्रवाल, तो आप ये स्टोरी उनकी लिख सकते हो, यू कैन गिव द एग्जाम्पल्स, ठीक है। ओके, सो लास्ट टॉपिक जो है इस वीडियो में, दैट इज वेज ऑफ फंडिंग द स्टार्टअप। कि स्टार्टअप तो कर लिया, जैसे हम लोगों ने एक पॉइंट देखा था, इट वॉज योर 5th पॉइंट कि भाई अब ये स्टार्टअप में पैसा कैसे आएगा। सो हम लोग वही तरीके यहाँ पे देखने वाले हैं। सो वेज टू फंड स्टार्टअप में द फर्स्ट इज बूटस्ट्रैपिंग, अभी देखेंगे। सेकेंड इज वेंचर कैपिटल, थर्ड इज एंजल इन्वेस्टर, फोर्थ इज माइक्रो फाइनेंस एंड एनबीएफसी, फिफ्थ इज बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स, एंड द लास्ट इज दी क्राउड फंडिंग। अभी हम लोग एक एक करके सारे जो स्टार्टअप के जो वेज हैं फंडिंग करने के स्टार्टअप को, वो देख लेते हैं। फर्स्ट, जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, बूट स्ट्रैपिंग। बूट मतलब अपना जूता भाई, ठीक है। अब स्टार्टअप जब अपनी ही पर्सनल सेविंग्स यूज करें अपने स्टार्टअप में, उसको बोलते हैं बूट स्ट्रैपिंग। सो सिंपल सा फंडा है, बूट स्ट्रैपिंग मतलब अपना जूता, सेल्फ फाइनेंसिंग। सो द की वर्ड इज सेल्फ फाइनेंसिंग। सेल्फ फाइनेंसिंग क्या होती है, बोले जो तुमने पर्सनल सेविंग्स अपनी गुल्लक लगा रखी थी या कुछ भी, तुम्हारी पर्सनल सेविंग्स, ठीक है, एंड तुम्हारे पर्सनल रिसोर्सेज, उसको बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग। लेकिन अब खुद सोचो, ये जो बूटस्ट्रैपिंग वाला ऑप्शन है कब ज्यादा यूजफुल है, बोले जब द रिक्वायरमेंट इज वेरी स्मॉल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पैसा पड़ा है और तब तुम वो पूरा पर्सनल अपनी सेविंग्स यूज कर लो, बिकॉज अक्सर इतनी सेविंग्स नहीं होती हैं। सो बूटस्ट्रैपिंग इज अ गुड ऑप्शन व्हेन द रिक्वायरमेंट इज वेरी स्मॉल। उसके बाद हमारा आता है क्राउड फंडिंग। नाउ क्राउड मतलब भीड़, अब फंडिंग मतलब पैसा कहां से आएगा, भीड़ से आएगा। कौन सी भीड़, बोले इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जो कि अपनी सारे रिसोर्सेज पूल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, एंड देन वो कहाँ इन्वेस्ट हो जाता है, वन पर्टिकुलर स्टार्टअप, ठीक है। और अब जितने भी लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया उनका कॉमन एक ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। सो इट मीन्स पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज फॉर दी कॉमन गोल। एंड आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि क्राउड फंडिंग को प्रमोट करते हैं, ठीक है। उसमें से वन ऑफ देम इज दिस आई पैट्रियन। अब आई पैट्रियन आपने ना बहुत सारे यूट्यूबर्स को सुना होगा कि अगर आपको उनका काम अच्छा लग रहा है तो आप आई पैट्रियन पे जाके उनके लिए फंड्स है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म विच प्रमोट्स क्राउड फंडिंग, जहां पे कोई भी आप भी जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हो। दैट मीन्स क्राउड फंडिंग होगी, बहुत सारे लोग मिलके एक पर्पस के लिए, एक गोल के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ओके।
थर्ड इज एंजल इन्वेस्टर। एंजल्स मतलब परियां, ठीक है, मतलब जो तुम्हारे लिए बहुत तुम्हें खुश कर दे, तुम्हारे लिए सरप्राइजेस, मैजिक्स एंड जो तुम चाहते हो तुम्हें वो मिल जाए, हम उसको बोलते हैं ना, यू आर लाइक एन एंजल, अगर कोई आपकी विश पूरी कर दे। सिमिलरली यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर का क्या मतलब है, स्टार्टअप को पैसे की जरूरत होती है एंड अगर कोई ऐसा इंसान आए जो अपना पैसा तुम्हारे स्टार्टअप में लगाए तो उसको क्या बोलेंगे, एंजल इन्वेस्टर। सो दैट पर्सन यूजुअली हैज सरप्लस पैसा, ठीक है, सरप्लस फंड होता है जिन लोगों के पास, ऑल्दो उन्होंने उस बिजनेस को ऑपरेट नहीं करना, वो उसके मालिक नहीं बन जाएंगे या हर चीज में माइक्रो मैनेजमेंट वो नहीं करेंगे, बस सिंस उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है प्लस उनको इंटरेस्ट आया तुम्हारे स्टार्टअप में, सो उन्होंने अपना पैसा वहां पे इन्वेस्ट कर दिया। प्लस वो तुम्हें ना साथ साथ थोड़ी मेंटरिंग एडवाइसेस देते रहते हैं, तुम्हें डायरेक्शन देते रहेंगे, भाई ऐसा कर लो वैसा कर लो, ठीक है। एंड वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स इज मिस्टर रतन टाटा, ठीक है। रतन टाटा जी जो है वो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, प्लस वो मेंटरिंग एंड एडवाइस जो है वो देते रहते। सो एंजल इन्वेस्टर्स मींस इंडिविजुअल्स विद सरप्लस कैश। सो सरप्लस कैश दैट इज, तो एक्स्ट्रा पैसा होगा प्लस कीन इंटरेस्ट, मतलब बहुत सारा उनका इंटरेस्ट होगा, जिज्ञासा होगी उनकी इन दी अपकमिंग स्टार्टअप, प्लस वो मेंटोर करते रहेंगे, मतलब तुम्हें गाइड करते रहेंगे एंड एडवाइस देते रहेंगे। सो कीवर्ड्स क्या है, सरप्लस कैश, सेकेंड इज मेंटरिंग, थर्ड इज एडवाइस, ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा वेंचर कैपिटल। अब वेंचर कैपिटल मतलब इट इज लाइक एंजल इन्वेस्टर ओनली, बट मतलब डिफरेंस क्या है कि ये जो वेंचर कैपिटल होता है ना, प्रोफेशनली मैनेज्ड होता है। इनमें ऐसा नहीं है कि यार एक्स्ट्रा कैश पड़ा था तो चलो उसमें लगा दिया, अदरवाइज वो माइक्रो मैनेज नहीं करेंगे। वेंचर कैपिटलिस्ट ना प्रोफेशनल फर्म्स होती हैं, ऐसे फंड्स होते हैं जिनका काम ही यही है कि स्टार्टअप्स में लगाना है पैसा। रतन टाटा का ये काम नहीं था कि भाई स्टार्टअप्स में ही पैसा लगाना है, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, बस एक्स्ट्रा कैश था तो लगा दिया। लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट का काम ही यही है, दिस इज देयर मेन बिजनेस एक्टिविटी, कि वो स्टार्टअप्स में अपना पैसा लगाते हैं। लेकिन कौन से स्टार्टअप्स में, बोले जिनको मतलब हर स्टार्टअप को ना वो बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, ठीक है, देन उनकी ग्रोथ पोटेंशियल देखेंगे, फ्यूचर प्लान्स देखेंगे कि वो क्या करना चाहता है स्टार्टअप, विजन एंड मिशन क्या है स्टार्टअप का। अगर उन्हें वो स्टार्टअप जो है इंप्रेस कर पाया, प्लस उनको लगा कि यार इस स्टार्टअप में बहुत पोटेंशियल है, तभी वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे सॉफ्ट बैंक, सॉफ्ट बैंक जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सॉफ्ट बैंक। सो सॉफ्ट बैंक ने किधर इन्वेस्ट किया था, पेटीएम में। सो इट वाज द वेंचर कैपिटल, ठीक है। सो यहाँ पे वेंचर कैपिटल प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स इन्वेस्टेड इन कंपनीज क्या प्रोवाइड करते हैं, एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं, अपनी मेंटरशिप मतलब वही गाइडेंस देते हैं, एंड देन इवेल्युएट द बिजनेस ऑन वेरियस पैरामीटर्स, इवेल्युएट भी करते हैं बिजनेस को किस पैरामीटर्स पे, जैसे कि सस्टेनेबल है कि नहीं, ठीक है, प्लस स्केलेबिलिटी। सस्टेनेबल तो मतलब क्या, ये लंबे समय तक चलेगा कि हमें बस 1-2 साल की गेम है, नो। देन इज स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी मतलब ये बिजनेस को कितना बढ़ाया जा सकता है, इसको कितना बड़ा किया जा सकता है। इन सब बेसिस पे वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो पैसा लगाते हैं इन दी स्टार्टअप्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड दी एक्सेलरेटर्स। अब बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर का क्या मतलब है। इंक्यूबेटर वर्ड आप लोगों ने अब आपने इंक्यूबेटर वर्ड सुना होगा, इंक्यूबेटर्स। सो ये हॉस्पिटल्स में होते हैं, जब न्यूबॉर्न बेबी होता है अगर वो वीक हो तो उसको ना इंक्यूबेटर में रखा जाता है, मतलब उसकी बहुत अच्छे से केयर की जाती है, हर छोटे छोटे स्टेप, हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा जाता है। सिमिलरली बोले बिजनेस की भी बहुत छोटी छोटी जरूरतें होती हैं, और इसमें क्या होता है, इंक्यूबेटर्स ना बिजनेस को अपने चाइल्ड के जैसे, अपने बच्चे के जैसे ट्रीट करते हैं एंड हर छोटी छोटी चीज का ध्यान देते हैं। सो ये होता है इंक्यूबेटर का काम। सो इंक्यूबेटर लाइक अ पार्टनर नर्चर्स द बिजनेस एज अ चाइल्ड, नर्चर करते हैं, बिजनेस का पालन पोषण करते हैं, हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते हैं। लेकिन जैसे आप देख सकते हो एक एक्सेलरेटर वर्ड भी लिखा है, तो इन दोनों को ना मतलब यूजुअली लोग एक साथ बोल देते हैं और ये बोल देते हैं कि एक ही मतलब है। नो, देयर इज अ डिफरेंस। इंक्यूबेटर्स में क्या हमने देखा कि एवरी स्टेप पे हर छोटी चीज का ध्यान रखा जाएगा इंक्यूबेटर के द्वारा। लेकिन जो एक्सेलरेटर होते हैं, एक्सेलरेट करना मतलब एक
जैसे होता है ना कार में एक्सेलरेट करना, रेस देना कि एकदम से स्पीड बढ़ जाती है, सिमिलरली यहाँ पे एक्सेलरेटर मतलब बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाना, एक लीप देना, एक जंप देना। सो यहाँ पे एक्सेलरेटर इट हेल्प्स द बिजनेस टू टेक द जायंट लीप, जायंट मीन्स बिग, व्हेन यू गेट अ बिग पुश, ठीक है, उसको बोलते हैं बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड दी एक्सेलरेटर, ये पूरा टॉपिक, राइट। देन द लास्ट इज माइक्रो फाइनेंस एंड एनबीएफसीज। नाउ माइक्रो मतलब जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, माइक्रो मीन स्मॉल, जिनको अपन माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं। सिमिलरली माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो मीन स्मॉल एंड फाइनेंस मतलब पैसा, बोले स्मॉल अमाउंट में पैसा, ठीक है। अगर स्टार्टअप्स को स्मॉल अमाउंट में पैसा चाहिए होता है, सो यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है माइक्रो फाइनेंस के थ्रू, एंड एनबीएफसीज हेल्प करते हैं इस चीज में। एनबीएफसी स्टैंड्स फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सो बोले जिन लोगों के पास अपने जैसे कन्वेंशनल जो बैंक्स हैं, पीएनबी, एसबीआई, कोटक महिंद्रा, बोले अगर इन लोगों के पास जाके क्या नहीं मिल रहा, दैट इज अगर लोन नहीं मिल रहा, तो क्या कर सकते हो आप, एनबीएफसीज के पास जा सकते हो। तो जैसे एनबीएफसी आप ले सकते हो, जैसे आईएल एंड एफएस है, सो ये भी एक एनबीएफसी है कि आप अपना एनबीएफसी के पास जाओ एंड आपको माइक्रो फाइनेंस स्मॉल अमाउंट में पैसा मिल सकता है अगर आप एलिजिबल नहीं हो, किसके लिए, लोन के लिए फ्रॉम दी कन्वेंशनल बैंक, ठीक है। अगर आपके पास कन्वेंशनल बैंकिंग की एक्सेस नहीं है, मतलब आपको कन्वेंशनल बैंकिंग सर्विसेज नहीं मिल पा रही, या दूसरा अगर आप लोन नहीं ले पा रहे हो, यू आर नॉट क्वालिफाइड टू टेक द लोन फ्रॉम द बैंक, बिकॉज ऐसा होता है ना, अगर लोन लेना होता है तो बहुत सारी एलिजिबिलिटीज को हमें फुलफिल करना होता है, बैंक बहुत सारी चीजें देखता है, अगर वो चीज फुलफिल नहीं हो रही, दैट मीन्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द बैंक लोन, इसलिए इन दैट केस एनबीएफसीज कैन हेल्प, राइट। तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं दोबारा से हमने कौन कौन से सोर्सेज किए। सो फर्स्ट आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे बूटस्ट्रैपिंग, बूटस्ट्रैपिंग मतलब अपना जूता, सेल्फ फाइनेंसिंग वाज द कीवर्ड, ठीक है। क्राउड फंडिंग मतलब क्राउड मीन्स भीड़, नाउ यू विल गो टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु विल पूल देयर रिसोर्सेज, सो पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज फॉर कॉमन गोल एंड सर्टेन प्लेटफॉर्म्स विच प्रमोट दिस, एग्जाम्पल इज आई पेट्रियन जो यहाँ पे है। Then is angel investors मतलब surplus cash, plus second was mentoring, third is advice. Then उसके बाद था वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल में क्या था, प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं फंड्स होते हैं ये, जो कि बिजनेस स्टार्टअप में इन्वेस्ट होते हैं, इसमें भी क्या होता है, एक्सपर्टीज एंड मेंटरशिप मिलती रहती है, प्लस बहुत सारे पैरामीटर्स पे बिजनेस को जज करते हैं, स्केलेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी। देन कम्स दी बिजनेस इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर, इंक्यूबेटर में बिजनेस को बच्चे के जैसे हर चीज का ध्यान रखते हैं, एक्सेलरेटर का काम होता है बिजनेस को एक बिग पुश देना, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट था माइक्रो फाइनेंस एंड एनबीएफसीज, इसमें स्टार्टअप्स की छोटी छोटी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके बारे में ध्यान रखा जाता है एंड उसको फिलफिल करते हैं अपने एनबीएफसीज, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। सो प्लीज इसको रिवाइज करते रहना जितना भी किया है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप का, स्टार्टअप्स का लास्ट पार्ट जो है वो फिनिश करेंगे। थैंक यू, कीप लर्निंग।